नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की बेरोजगारी में आप देख ही रहे हैं कि हमारे भारत में कितने बेरोजगारी फैली हुई है। और इसी बेरोजगारी के आलम में आज हम ऐसे शख्स के पास हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अपना नाम एक अलग स्टेज पर बना रखा है और एक जो नेटवर्क मार्केटिंग की रैंक होती है उस रैंक में अपना दर्जा, अपना स्थान बनाया हुआ है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उन सभी बातों को जानेंगे जो कि हर एक व्यक्ति के मन में डाउट होती हैं और समस्याएं बनी होती हैं। तो आइए मिलते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। तो सर, आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा पहले बेसिक समझाइए ताकि लोगों को भी पता चल सके कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या होती क्या है। ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। चलिए, अभी जैसे कि आपने पूछा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग जी। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा और छोटा सा परिभाषा मैं देना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट बेचने का जो स्मार्ट तरीका होता है, बस ओनली स्मार्ट तरीके से प्रोडक्ट को बेचवाती है, कंपनी से कस्टमर तक दिलवाती है जी। ये इसका मेन विजन है और इसी विजन के साथ आज पूरे वर्ल्ड में भी लगभग कार्य हो रहा है। लेकिन आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग की किस कंपनी में? उसका नाम क्या है सर? देखिए, मैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ वेलनेस इंडस्ट्री है और वेलनेस इंडस्ट्रीज में आज जो भारत में अपना मुकाम और बहुत अच्छे तरीके से हासिल किए हुए है और अपना एक नाम स्थापित कर ली है, उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो AWPL है। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये नवंबर 2014 में हुई थी। अच्छा, तो जैसे हम देख रहे हैं कि एक हमारे पूरे समाज में एक बेरोजगारी का आलम फैला हुआ है। बेरोजगारी की समस्या इस टाइम पे बहुत ज्यादा दिख रही है। तो लोगों को स्टडी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या फिर उनको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए? जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट यानी स्टडी करे या तो डायरेक्ट सेलिंग पे आए। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतना निर्धारित समय यहाँ पे देना होता है। तो जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो रियल व्यवसाय एक स्टूडेंट का ही है कि अपने एजुकेशन को करते हुए ये शानदार तरीके से जो भी टाइम फालतू जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे देख रहे होंगे कि बहुत सारे रील्स देखने पे चले जाते हैं या फेसबुक या ऐसे बहुत सारे मूवी पिक्चर्स में निकाल देते हैं, वो टाइम वहां पे ना निकाल करके ये अगर इस व्यवसाय में देते हैं तो अपने पढ़ाई का खर्चा प्लस एक बिजनेस अपने आप पे मुकाम भी ले सकते हैं अगर लगातार ऐसे पार्ट टाइम पे भी अगर काम करते रहे। और मैं कहता हूं कि लगभग 1 से 2 घंटे अगर रोज का निकाल रहे हैं तो ये 1-2 घंटे में वो कम से कम 5 से 6 साल में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें, जैसे आज का बेरोजगार है ना युवा, आज बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो ये बेरोजगार युवाओं की बढ़ती हुई संख्या को घटाया जा सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सवाल फिर उठता है कि यदि वो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को करता है तो मुझे लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। नहीं, देखिए, अगर बाधा उत्पन्न क्योंकि एक सेकेंड सर, हमने ये भी सुना है कि 2 नावों में पांव रखने से ताने फट जाते हैं। तो जो बच्चे का इंटर तक का खासकर दौर होता है पढ़ाई का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और वो यदि इस टाइम पे वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सोच रहा है, पैसे कमाने की सोचने लगता है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसके लिए वो बहुत हानिकारक भी हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जी सर, जैसे कि आपने अभी बात किया कि एक इंटर एजुकेशन जो होता है ना, इंटर की पढ़ाई, उस टाइम लगभग बच्चा 17 या 18 साल का होता है। तो इंटर के बाद ही
वो डायरेक्ट सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया लिया गया है, जो एज बाउंड लिया गया है। वही मेरे तो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई है वो तो ऐसे ही घर से पर्सनली लेता है या घर से मैनेज करता है, लेकिन जैसे ही स्नातक की पढ़ाई पढ़ता है तो स्नातक में बहुत सारे लोग हैं कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, और बहुत सारे वो हैं आपकी स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम से वो करना चाहे करता रहे, लेकिन पार्ट टाइम इस काम को अगर करता है तो उसका जीवन आने वाले टाइम में नौकरी के लिए नहीं भगेगा, वो ऑल राउंड स्टैंड होगा यहाँ पे। वही मेरे पूछने का मतलब था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये भी होता है यदि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। ये बात तो ठीक है कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ये बात यहाँ डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास यदि ज्ञान नहीं है तो पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आप पैसा है, मैं मानता हूँ लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनके पास यदि ज्ञान नहीं है, उस लेवल का नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और डिजिटल जमाना है। यदि हमारे पास उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो हम कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। और ये नॉलेज आता कहाँ से है, आप भी समझते हैं कि हम लोग जब गहन अध्ययन करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक स्टडी से, पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, तभी ये ज्ञान आ पाता है। हम लोग गाँव में अपने घर में रह के इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि बच्चे को पहले पढ़ाई जरूरी है या फिर बिजनेस। देखिए, यहाँ पे अब एक दो पार्टों में विभाजित हुआ है, या बिजनेस या एजुकेशन। तो देखिए, एजुकेशन में नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये कि आप प्राथमिकता किसको देंगे। पहले बच्चे को हायर एजुकेशन ले लेनी चाहिए, उस ज्ञान में परपक्व हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं यदि आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होंगे। यदि आप उस चीज की, किसी भी चीज की, बिजनेस करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, आपको यदि नॉलेज है तो आप जब उस क्षेत्र में उतरेंगे तो तहलका मचा देंगे सर। जी, अब जैसे बात आती है तो अब यहाँ पे एजुकेशन की बात आ जाती है कि प्रॉपर एजुकेशन होना या नॉलेज के लिए पढ़ाई करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर नॉलेज के लिए पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको पता है कि आज प्रॉपर अगर एजुकेशन होता है तो एक प्रॉपर सेक्टर भी होता है कि पता चले बच्चा जो कर रहा है, अब पता चले कि स्नातक कर रहा है, स्नातक के बाद उसको क्या करना है, एमए करना है, जैसे कि परा स्नातक करना है, तो परा स्नातक करना है तो मास्टर डिग्री पे आ जाता है। तो क्या उसको रियली मास्टर डिग्री पे जाना है, क्या उसको रियल प्रोफेसर बनना है कि नहीं? तो उस क्षेत्र पे अगर जाता है, एक विजन और एक मिशन लेके चलता है, तो रियली अपने एजुकेशन पे ध्यान दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसके एजुकेशन ही लेना है। लेकिन जैसे ही बात आती है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, हर एक चीज का एक क्राइटेरिया भी रखा गया है कि जो भी जॉब हमें पाना है, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं। तो ऑलराउंडर में आपको पता है, ऑलराउंडर वो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं हमेशा उसे असफलता हाथ लगती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको एजुकेशन भी दिया जाता है, जो यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ये आपको बता दें, नेचुरल एंड मैनमेड काम है जो हम ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं। इसके लिए हमें अलग से बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरलिटी होती है। क्योंकि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वही लोगों को प्रमोट करते हैं। तो इस्तेमाल की हुई गई हुई चीजें आज से नहीं बल्कि हम जन्मों से करते चले आ रहे हैं, तो उसको करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्राइटेरिया इसलिए बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए बहुत अच्छा है। और इसमें एक बात लोगों के अंदर ये खटकती रहती है कि वो यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो ये जैसे चैन वाला सिस्टम होता है, जोड़ने और तोड़ने वाला, तो इसमें लोगों के अंदर एक काफी वो रहता है कि हम यदि इस काम को करते हैं तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोगों को इस चीज से बड़ा भय रहता है, या फिर वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझाने वाले उतने परपक्व नहीं है कि सामने वाले को पूर्णतः समझा पाए। कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है सर, इसीलिए वो समझ नहीं पाता। या फिर ये जो जोड़ने और तोड़ने वाला सिस्टम है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। जी, बहुत सही बात है आपकी। जैसे कि आपने बताया कि चैन सिस्टम या मेंबरशिप बनाने का, या तो मल्टी लेवल कहिए
या बहुत सारे इसके फिलामेंट स्कीम कहिए, बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो लोगों के दिमाग में जो भय है, तो आज से कुछ दिन पहले जो कुछ डायरेक्ट सेलिंग आई थी वो अनएथिकल थी, मतलब कोई रूल और रेगुलेशन में नहीं थी, और आई और पिरामिड स्कीम या तो मेंबर बनाने के चक्कर में कोई प्रोडक्ट बेसिस नहीं हुआ करती थी वो। अगर फिलहाल देखा जाए तो मतलब देखा गया जब विदेशों से या हमें संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग आई, तो वहां पे जो चल रही थी इंडस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा यहाँ हमें किसी भी चीज की प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं है, हमारे भारत में सिर्फ रिश्ते बिक जाते हैं। तो यहाँ रिश्ते बेचने के चक्कर में कुछ फंड अपने साथ जमा करवाया, और फंड जमा करवाया के जैसे ही फंड इकट्ठा हुआ तो वो निकल ली, और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां आई जो अनएथिकल काम को लेकर के आई और भारत सरकार के गाइडेंस में नहीं रही, तो आज वो बंद हो गई। इसलिए और कहते हैं मार्केट में कोई अच्छी चीज होती है तो कोई बुरी चीज भी होती है, तो अच्छी बुरी चीज की पहचान करना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो बस वही सेम चीज है कि थोड़ा सा अगर पहचानना है तो उसको जानना होगा कि कौन सी संस्था है जो आपके, मतलब आपके कहने का मतलब यदि वो इस सिस्टम में ज्वाइन होता है तो पहले उसके बारे में जान ले, समझ ले, सारी जानकारियां हासिल कर ले। जी। आपके कहने का मतलब ये था कि जैसे जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ज्वाइन है, इस कंपनी को छोड़कर जो अदर कंपनियां आई वो चीजें कुछ गलत कर गई, जो लोगों के मन में धारणाएं गलत उत्पन्न हो गई, तो जो अच्छी कंपनियां भी थी वो भी बुरी बन गई, बदनाम हो गई। ठीक है सर, लेकिन इसमें एक सवाल और है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, प्रोडक्ट XYZ कुछ भी हो सकता है, तो कंपनियां आप लोगों के माध्यम से उस प्रोडक्ट को सेल कराना चाहती हैं या फिर कंपनी का मकसद कुछ और रहता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, देखिए कंपनी किस एथिकल से आई हुई है ये भी जानने की बहुत जरूरत है। और रियलिटी अगर बात करें तो देखिए हम लोग नॉर्मल परिवार या नॉर्मल फैमिली का बिजनेस होता है, मिडिल या अपर मिडिल या लोअर मिडिल, इसी का व्यवसाय है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता जिससे वो इतना बड़ा व्यवसाय कर पाए। इसलिए ऐसी कुछ कंपनियां, ऐसे कुछ MDO ने अपने प्रावधान रखा और ऐसा प्लान बनाया कि हम लोग जैसे मिडिल परिवार या अपर मिडिल या लोअर मिडिल के लोग इस पे काम कर पाए और उनका पैसा भी ना लगे, और अपना जो हिस्से की मेहनत करें वो अपना ले जाएं। तो पूरी तरह से एज ए पार्टनर के रूप में संस्थाएं रखती हैं, वो जहां तक मैंने जाना है और समझा है, और लगभग यही होता भी है। बाकी बात आती है कि संस्था क्या पैसा नहीं कमाती, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना पैसे के कोई काम करता हो। कहीं ना कहीं संस्था को प्रॉफिट 100% जरूर जाता है, ये आपका हो चाहे हमारा, किसी का भी हो, पैसा ही। लेकिन इसमें एक बात और है कि जैसे कंपनी हमें ज्वाइन कराती है तो हमसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, पैसे की रकम कुछ भी हो सकती है, तो कंपनी का मोटिव पैसा लेना ही क्यों रहता है? जो कंपनी उस पैसे के बदले में हमें प्रोडक्ट देती है, तो क्या वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं दे सकती? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि वो जो पैसे हमसे लिए जाते हैं तो वो पैसे क्यों आखिरकार लिए जाते हैं? जी देखिए, अगर बात आती है पैसे की, और यदि पैसे लिए जाते हैं तो उसके बदले में प्रोडक्ट हमें क्यों दिया जाता है? देखिए अब बात आ गई यहाँ पे पैसे की, तो देखिए अब कौन सी इंडस्ट्री कैसा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ या जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइनिंग है। नंबर 1 की बात, आपकी जो रजिस्ट्रेशन होता है फ्री ऑफ कास्ट होता है। बाकी बात आती है प्रोडक्ट की, तो सिर्फ बिजनेस हमारा किसका है? प्रोडक्ट बेसिस है। और जब प्रोडक्ट कहते हैं, अगर दुकान आपने खोल लिया, फर्नीचर भी लगवा लिया और शटर उठाने लग गए रोज, और आप कहते हैं कि हमारा व्यवसाय है कि नहीं, हमारा व्यवसाय है। अब आप बताइए, अब हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खरीदना है आपकी दुकान। जैसे अब आप हमारी दुकान आते हैं, बोले हमें खरीदना, हम आपसे कहते हैं कि बताइए पहले पैसा दे दीजिए फिर हम आपको मंगा के देते हैं। तो क्या ऐसी दुकानें चलती हैं? बिल्कुल नहीं चलती। फिर अगर जिस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो हमारी वेलनेस इंडस्ट्री है, यानी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी काम करती है, प्लस लोगों को अच्छे स्वस्थ बनाने का भी काम करती है। तो मेनली हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम लगातार परमानेंटली कहीं और
जगह से हम सामान लेते हैं और लगातार इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, तो हमें कोई अलग से पैसा नहीं लगाना है। जो हम परमानेंटली साबुन से नहाते हैं, पता चले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, साबुन हो गया, मंजन हो गया, ऐसे टूथपेस्ट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। हम कहते हैं अगर अदर जगह से ला रहे हैं तो एक बार यहाँ से ले लेने में कौन सी बुराई होती है। तो कोई अलग से पैसा इसमें नहीं लगता है। अगर बात करें, कुछ अपने जरूरत की चीज होती है जो लेना होता है, और ये देना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उस चीज का अगर जब तक कोई इस्तेमाल नहीं करता तो लोगों को बता नहीं सकता, और बता नहीं सकता है तो पैसा कमा नहीं सकता है, सिंपल। लेकिन इसमें एक बात और है कि जैसे आपने प्रोडक्ट की बात किया कि लोग अदर जगह से ले रहे हैं तो यहीं से ले सकते हैं, तो इसमें जैसे कॉस्टली डिफरेंस आता है। यदि आपकी कंपनी का सामान थोड़ा महंगा है, वो चाहे साबुन हो चाहे मंजन हो, कोई भी चीज हो, और अदर जगह से वो थोड़ा कम पैसों में मिल रहा है, तो लोगों की एक धारणा ये भी होती है, क्योंकि पैसे का तो वो रहता ही इशू, तो लोग महंगी चीज आखिरकार क्यों लो, जब वो 5 रुपए वाली साबुन में काम हो जाना है, और उसी साबुन को 50 रुपए में आखिरकार लोग क्यों खरीदें उस कंपनी से। नहीं, बिल्कुल सही है। और जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, साबुन का कंपैरिजन अगर किया जा रहा है तो जो हम बाहर की पहली बात तो साबुन लगाते हैं वो आपकी केमिकल युक्त होती हैं, ठीक है। केमिकल से भरपूर मात्रा में उन पे केमिकल पाया जाता है जो हमारी स्किन को भी नुकसान ही करता है। और हमारी जो सबसे पहले साबुन आती है, हमारे यहाँ कई प्रकार की साबुन आती है, कोई सिंगल एक साबुन नहीं आती है। तो इस साबुन की अगर बात करें तो महंगी और सस्ते की जो बात आ जाती है ना, तो मुख्यतः देखा गया पूरी तरह से नेचुरल साबुन बनाई गई। कहने का मतलब साबुन ही नहीं था, ओवरऑल पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट भी ले लीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात होती है, जब प्रोडक्ट अच्छा होता है, समझ रहे हैं आपके कहने का मतलब जो आपकी कंपनी है AWPL, वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। थोड़ा आयुर्वेद के बारे में सर आप समझाएंगे? हाँ, आयुर्वेद देखिए, आयुर्वेद होता क्या है? आयुर्वेद देखिए कोई आज से नहीं है कि कोई आज से है, 5000 पुराना पद्धति है, बहुत प्राचीन हमारी है, प्राचीन क्रियाओं से चली आ रही है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद है कहाँ का? आपके पूरी तरह से इंडिया का ही है, भारत का है आपके, लेकिन आज सबसे ज्यादा अपनाया कहाँ जा रहा है? अगर कंट्री में अपनाया जा रहा है, अपने यहाँ एलोपैथी का प्रकोप चल रहा है, लगातार चल रहा है, और लोग एलोपैथी ही ले रहे हैं। और ऐसी कई एलोपैथी हैं जो आपके अदर कंट्रीज में बैन है, लेकिन अपने भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिनका साइड इफेक्ट जो है बहुत सारा है। लोगों का सवाल ये भी रहता है कि एक आयुर्वेद हो गया, एक केमिकल युक्त चीजें हो गई, तो जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, चीजों को सेल करती है, तो आपके कहने के अनुसार वो आयुर्वेद होते हैं। हाँ। मतलब कि वो आयुर्वेद से ही रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसमें केमिकल एक भी नहीं मिलाया जाता, या फिर किस तरह से उनका निर्माण किया जाता है कंपनी में, आप इसके बारे में बताएं। या फिर केमिकल की मात्रा अदर कंपनियों की जगह या फिर अदर प्रोडक्ट की जगह इसमें आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में कम होती है। हाँ, अब इसको हम बताना चाहेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारी संस्था है आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, वो आयुर्वेद बनाती है तो जैसे ही बनाती है, जैसे पैकिंग की मात्रा अगर की जाती है तो उसमें कुछ मिलाया जाता है, समझ रहे हैं, उसमें ऐसा मिलाया जाता है जैसे प्रोडक्ट खराब ना हो या उसमें अलग स्मेल ना आए, तो इसके लिए ऐसा केमिकल्स मिलाया जाता है। उन केमिकल्स के मैं नाम नहीं अभी बता पा रहा हूँ, लेकिन बताने की कोशिश करूंगा अगला अगर जब कभी मुलाकात होगी। जो भी मिलाया जाता है, या अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो मैं आपको दिखा देता, देखिए ये वाला पड़ा है, ये कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं करता है, ये आपका ढक्कन खुलते ही निकल जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट में रियल केमिकल फ्री बनाए जाते हैं, बाकी कोई केमिकल ऐसा नहीं मिलाया जाता जो आपके बॉडी में जाता हो। जो भी केमिकल मिलाया भी जाता है तो आपके प्रोडक्ट खोलते ही एक सवाल ये भी कंपनी उसका प्राइस बढ़ा कर क्यों रखती है? हाँ, इसके लिए देखिए हम बात करें अगर, तो अब देखिए हम एक चर्चा करें, जैसे कोई भी चीज है, आयुर्वेद की ही चीजें ले लेते हैं। केसर के दाम, आप केसर के दाम समझ रहे हैं? आज के समय में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कॉस्टली लोगों को प्रॉब्लम तो रहती ही है। तो मेरा मानना ये है कि कंपनी यदि AWPL थोड़ा कॉस्टली चीजों में कम कर दे तो हो सकता है कि लोग अग्रसित होंगे। जी, आपने बहुत सही ये भी कहा है।
तो हम जैसे ही बात करें ना इस चीज की भी, तो जैसे आपने बताया कि थोड़ा कॉस्टली होता है, तो कॉस्टली चीज आपको भी पता है मार्केट में कपड़ा कई प्रकार का होता है जी बिल्कुल। अब आप कौन सा लेते हैं आप पे इफेक्ट करता है। अगर अच्छा लेते हैं तो अच्छे दाम लगेंगे, अगर थोड़ा कमजोर लेते हैं कमजोर लगेगा, और कमजोर लेना चाहते हैं और कमजोर दाम लगेगा, है कि नहीं। यानी जितना गुड़ डाला जाए उतना मीठा होता है, ये चीज आप जानते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही है, जैसे हम एक सिंपल सी अगर बात करें तो केसर आप जानते हैं, हम मानते हैं किसी प्रोडक्ट में हमारे केसर पड़ा हुआ है जी। अब केसर के दाम आप जानते हैं है कि नहीं। अगर आप बेस्ट क्वालिटी की केसर लाना पसंद करेंगे तो उसका भाव क्या होगा जी। लेकिन औसतन अगर आपको पता है देख लीजिए, लेकिन वही मार्केट में कुछ सस्ते दामों में बिक रही है, फिर उससे सस्ते दामों में भी बिक रही है, फिर उससे सस्ते दामों में। कहने का मतलब कि समझ रहे हैं, डुप्लीकेट भी सामान। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वही केसर हो, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो कम होती है। जैसे अब सिंपल सी, हम लोग गांव से हैं तो चावल होते हैं ना, चावल में कई वैरायटियां होती हैं, कई क्वालिटी के चावल होते हैं, है कि नहीं। जो अच्छी क्वालिटी का चावल है उसका रेट क्या है, या जो थोड़ा सा लो कैटेगरी के उसका क्या है, और लो कैटेगरी के हैं तो और कैसे क्या। तो ऐसे ही हमारे जो प्रोडक्ट में है ना, तो बेस्ट क्वालिटी के मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले चीजें हमारे प्रोडक्ट में डाली जाती हैं। और इसीलिए ये सहयोग की बात है कि हमारे एसलीपीएस जो वेलनेस हमारी है वो हमारे प्रोडक्ट आज 100% रिजल्ट इसीलिए दे रहे हैं, आज इसीलिए कीर्तिमान पे कीर्तिमान लिखती जा रही है। लेकिन सर पब्लिक को, लोगों को आपकी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए अच्छे प्रोडक्ट के लिए आना चाहिए या फिर पैसे के लिए आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों बातें आ जाती हैं। जैसे पैसे की बात करें तो देखिए हर एक इंसान के जीवन में पैसा होना बहुत जरूरी है कि नहीं। और पैसा नहीं तो जीवन नहीं, ये रियलिटी है आज। ये लगभग मैं कहता हूँ 95% ऐसी चीजें हैं जो आपकी पैसे से ही मिलती हैं। बाकी कुछ चीजें हैं जो ऐसे भी मिल सकती हैं, लेकिन 95% अगर पैसे से पूर्ति होती है तो हमारे पास 95% पैसा होना भी बहुत जरूरी होता है। अब बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं कि जैसे बेस्ट क्वालिटी को देखकर आना चाहिए। तो देखिए जो व्यक्ति लगातार बीमारी से जूझ रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, जैसे हमारी कंपनी जो काम करती है लाइफस्टाइल डिसीज में काम करती है। लाइफस्टाइल डिसीज जैसे आप समझ पा रहे हैं कि कैसे भी प्रकार से खान पान से होने वाली बीमारियां, तो उन बीमारियों पे काबू पाए जिसका इलाज आज तक एलोपैथी में नहीं है जी। तो उसका इलाज एलोपैथी में कहता हूँ सस्ता है, तो बार बार करवा रहा है, सही नहीं हो रहा। लेकिन अपने यहाँ अगर 90 से 100 दिन प्रोडक्ट पीता है और वो व्यक्ति सही हो जाता है, मैं कहता हूँ वहां पे वो 4 साल 10 साल से पैसा लगा रहा है, क्या पैसा नहीं खर्चा किया होगा, पैसा 100% खर्चा किया होगा और लाखों में किया होगा। लेकिन अपने यहाँ 2-3 महीने प्रोडक्ट पीता है और लगभग 10-15 हजार खर्च भी कर देता है और उसका सही हो जाता है। तो बताइए महंगा ये वाला हुआ कि वो वाला हुआ जी। मतलब जहाँ पे सस्ता हो जाता है, मतलब जहाँ पे सही हो जाता है सस्ता वही वाला होता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसलिए प्रोडक्ट हमारी कंपनी जो बनाती है बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही बेस्ट तरीके की बनाती है। और बाकी आयुष अगर जानते हो, आयुष मंत्रालय होता है जो आपके आयुर्वेद को सर्टिफाइड करता है, जो अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। लोग कमेंट बॉक्स में इस कंपनी के बारे में अपनी राय जरूर देंगे, उनको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। लेकिन सर जैसे आज बेरोजगारी का इतना आलम है तो लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ना चाहिए, या फिर खुद का बिजनेस करना चाहिए, या फिर डायरेक्ट सेलिंग जैसे बड़े कंपनियों में ज्वाइन होना चाहिए। वो अपने इनकम को किस तरह से बढ़ा सकता है, या फिर मतलब एक लड़के के युवा को क्या करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी के चलते वो इस दौर पर बहुत भड़बड़ाने लगता है जी। देखिए सर अब वो जो लड़का होता है पढ़ाई के बाद ये नहीं समझ पाता कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, या फिर वो अपना मकसद समझ ही नहीं पाता और वही फेल हो जाता है आगे चल के। तो उसको आखिरकार क्या करना चाहिए। हाँ देखिए सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहता था, या शौक नहीं था मुझे करने का। लेकिन जब किसी इंसान ने मुझे बताया कि आज से 100 साल पहले एक परिवार का खर्च मेंटेन करने के लिए 1 रुपया की जरूरत पड़ती थी, यानी 100 साल पहले, यानी 1924 है, हम औसतन ले लेते हैं 1920 में एक परिवार का खर्च मेंटेन जो होता था 1 रुपया में हो जाता था। इसके बाद 20 साल बाद वही जनरेशन आया और महंगाई भी बढ़ी,
तो 10 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद फिर और 20 साल आया तो फिर उसी महंगाई को बढ़ गई तो 100 रुपया पड़ने लगी। फिर इसके बाद और बढ़ गई, है कि नहीं, तो फिर वही 1000 हो गई। फिर वही और बढ़ गई 20 साल बाद, यानी सन 2000 आ गया, सन 2000 आ गए तो 2000 में हमको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अभी 20 आया, लगभग 20 के दशक में हम चल रहे हैं। बताइए सर, आप ही बताइए, आज हमें खर्च को मेंटेन करने के लिए 1 लाख की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अगर शौक पूरे करना है तो हमारे जीवन में 5 लाख की जरूरत है। सर महंगाई यहीं पे अभी खत्म नहीं होती है, महंगाई अभी 40 चला रहा है, यानी अभी तक अगर कोई सरकार रोक नहीं पाई इस महंगाई को तो आने वाले टाइम पे भी रोक नहीं पाएगी। यानी जो सन 2040 चला रहा है उस टाइम पे हमको लगभग 10 लाख की जरूरत है, और इसी और शौक पूरे करना तो 50 लाख है। अब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है? तो किसी इंसान ने बताया, मनोज जी आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप यहाँ तक पहुंच पाए आने वाले 40 तक? मैंने सर रास्ते के लिए बात ना करिए, बहुत सारे ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो हो सकता है, लेकिन सर ने बताया देखिए मनोज जी आपके पास 3 ऐसे ऑप्शन है जहां से आप सफल हो सकते हैं या पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टैलेंट होता है वो होना चाहिए, यानी भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट, यानी अच्छी सिंगिंग करते हो या अच्छी डांसिंग करते हो या बॉक्सर हो, क्रिकेटर हो या पहलवानी या कुछ भी ऐसे हो जो अच्छे स्टेज में जाके उस चीज को कर पाए, ये पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा सर ये पास मेरे कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊं। उन्होंने कहा आपके पास एक और चीज है जो हायर एजुकेशन होना चाहिए, आप अच्छे डॉक्टर साहब बन जाओ, इतना एजुकेशन होना चाहिए, आप अच्छे वकील साहब बन जाओ या अच्छे IAS ऑफिसर बन जाओ, PCS बन जाओ या पायलट बन जाओ, जिससे ये पैसा आपके पास आ सकता है। मैंने कहा सर इतना हायर एजुकेशन भी मेरे पास नहीं है, लेकिन सर ने बताया अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा एक और आपके पास ऑप्शन है, आपके पूर्वज हिरासत में करोड़ों या अरबों रुपए छोड़ गए हों, जिससे आप कोई भी प्लेटफॉर्म अपना सकते हैं या कारखाना डाल सकते हैं, अच्छा स्कूल बनवा सकते हैं, अच्छा होटल बना सकते हैं, जहां से ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा सिर्फ आपको इस चीज पे या यहाँ तक पहुंचना है तो आपके पास एसलीपीएस वेलनेस ऐसा महान प्लेटफॉर्म है जो आज लगातार लोगों को सफल कर रहा है और यहाँ तक पहुंचा रहा है। जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया था, आज उसकी अगर इनकम जानी जाए तो लगभग 30 से 35 लाख रुपया वो ऑलरेडी महीने की ले रहे हैं। उन्होंने बताया था, उनको भी यही बात समझ में आई थी, उन्होंने शुरुआत किया था और आज मुझे समझ में आया है और रियल बता रहा हूँ 4 से 5 साल या 6 साल बाद ये लगभग इनकम मेरी भी हो सकती है, यानी आने वाले 40 तक मेरी भी इनकम लगभग 50 के आसपास होगी, जिससे मैं अपने शौक पूरे कर पाऊँ। टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए चलिए कोई बात नहीं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा, कंपनी का जो कार्यालय वगैरह कहाँ उसकी स्थापना हुई, कैसे क्या, थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए शॉर्टकट में। चलिए साथियों कोई बात नहीं। तो मैं मनोज कुशवाहा आज के एसलीपीएस के बैनर तले सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। देखिए एसलीपीएस की जो शुरुआत हुई थी तो 9 नवंबर 2014 को हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है आपके द्वारिका सेक्टर 17 साउथ वेस्ट तेलई पे स्थित है। वहीं से ऑल ओवर इंडिया पे वर्क करती है। 500 प्लस इसकी फ्रेंचाइजी है जहां से आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। बाकी 9 इसके वेयर हाउसेस हैं, बाकी 7 इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, बाकी एक वर्ल्ड के नाम से बहुत शानदार तरीका बहुत बड़ा बन भी रहा है। जो भी प्रोडक्ट आज संस्था बनाती है पूरी तरह से स्वयं निर्मित करवाती है, स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, किसी से कोई ट्रेडिंग नहीं करती है। विशेषतया बाकी अब बात करें तो संस्था हमेशा परमानेंट, हमें आज तक जो अभी का सर्वे है उसके अनुसार देखा गया है कि हर महीने 1 करोड़पति और लगभग 65 लाखपति बनाती है। आज ये ध्येय है संस्था का, लगातार टॉप मुकाम पे जाती चली जा रही है, आज भारत की नंबर 1 कंपनी भी बन गई है। थैंक्स सर। अब जिन लोगों को इस बारे में डाउट हो वो लोग इस पते में जाकर इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हिसाब से उस कंपनी को देख सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी में और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों के बारे में सर बहुत अफवाहें फैली हुई हैं। जैसे कि आपने पहले बताया कि कुछ कंपनियां आई जो गलत करके चली गई, जिससे अच्छी कंपनियों का भी नाम बदनाम हो गया। तो आप लोग
अच्छी कंपनियों का चयन कर सकते हैं अपने माध्यम से, तो आप लोग जरूर करिएगा। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द ही एक बड़ी वीडियो के साथ और पूरी और अच्छे से जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।